नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की जो मौजूदा शर्त है उसमें बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर के 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मोदी सरकार का यह कदम देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। पहले रिपोर्ट देखिए। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर तैयारी। बहुत अच्छी बात है, ये बिल लाना चाहिए। जो पहले से कोशिश की गई है इस बार जरूर आ जाना चाहिए ताकि विमेन और महिलाओं को सशक्त होने का और भी मौका मिलेगा। पार्लियामेंट में और भी अपनी आवाज उठा सकते हैं और महिला का भागीदारी होना बहुत जरूरी है बिकॉज दे कैन हैंडल थिंग्स मच बेटर। 2029 के चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण की तैयारी। स्टिल अवेटिंग की गवर्नमेंट किस तरह के फॉर्मेट लेकर आ रही है, क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वी आर स्टिल अवेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। महिला आरक्षण के लिए 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला तैयार। आप स्पष्ट बोलिए ना कि भाई परिसीमन के बाद इतनी सीटें बढ़ रही हैं और 33% महिलाओं को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं स्पष्ट बोले कि हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दी। पूरा ऑपोजिशन आपके सपोर्ट में खड़ा। संसद सत्र में लाए जा सकते हैं 2 बिल। आधी आबादी बढ़ेगी भागीदारी। तो आखिरकार आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने को लेकर के लगातार पिछले 70 साल में सिर्फ बात होती आई है, लेकिन अब इस पर कठोरता से, सख्ती के साथ में और दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं की आधी आबादी की भागीदारी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी कैसे हो, इस पर सरकार सोच रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे मेहमानों के साथ ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। हमारे साथ अनुश्री शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मणिमाला शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और भाग्यश्री सैनी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले, क्योंकि आधी आबादी का और हर्ष की बात है, ज्योति जी मैं आप ही से शुरू करूंगा। कितना बड़ा कदम है। जो लोग कहते थे महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कभी भागीदारी दी नहीं, और अब मोदी सरकार जो है इस बारे में तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से ये मैं तो कहूंगी कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि हम जितना पिछले कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे, ये हमारी इच्छा थी। हम सब जब पहले भी कई बार इस तरह की डिबेट्स में बैठे, पहले भी बिल्स लाए गए, नहीं पास हुए, बहुत ऐसा कुछ प्रयास जो है वो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता था कि जो है ये बिल कहीं पास होकर के कहीं इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर जिस तरीके से इन्हीं लोकसभा चुनावों में, न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण करके जो ये प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की राजनीति में, नीतियां बनाने में, पॉलिसी बनाने में, जो हम बार बार महिलाओं के लिए चिंता करते थे, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर के, उनके आगे बढ़ने के अवसरों को लेकर के, वो सब अब ऐसा लग रहा है कि सपने जो हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जब 33% महिलाएं जब पहुंचती हैं इस संस्थाओं में, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स जो सामने आएंगे
आगे जो नीतियां जो बनेंगी उनमें भी हम बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए बहुत से सुनहरे अवसर जो है वो आगे देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही मैं यूं कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी पहल जिसमें उन्होंने न केवल शक्ति वंदन बिल को पारित करवाया बल्कि अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हीं लोकसभा चुनाव में हो सके उसके लिए भी अपने प्रयास शुरू कर दिए। मैं तो कहूंगी बल्कि प्रयास ही नहीं शुरू करे, वो सफलता तक पहुंचे हैं और शीघ्र ही हम सबको सदनों में जो है वो 33% महिलाएं देखने को मिलेंगी। हम महिलाओं को एक वो अवसर मिलेंगे जहां पर वो अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ा करके नेतृत्व की अपनी क्षमता को दिखाते हुए नेतृत्व की अपनी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण के साथ वो जुड़ करके काम कर सकेंगी। बिल्कुल। अनुश्री शर्मा जी, आज़ादी के बाद से लगातार कई सालों तक या 70 सालों तक हम कहें कि नारी शक्ति के वंदन की बात तो होती रही लेकिन नारी शक्ति का वंदन हो नहीं पाया और अब क्योंकि मोदी सरकार आई उसके बाद सोचा समझा बिल लाया गया और अब उसमें भी संशोधन की तैयारी को लेकर क्या स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी इसका कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, 33% आरक्षण और फायदा मिलेगा और वो भी 2029 के चुनाव से पहले जब आप कहते थे ये तो सिर्फ दिखावा है, 2029 में तो कुछ नहीं होगा, अब स्वागत करते हैं? हेमंत जी, निश्चित तौर पे हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि आजादी के बाद से लेकर ऐसी बात नहीं है, प्रयास हमारी सरकार ने भी किए थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो बिल पास नहीं हो पाया था। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो अभी बड़ी बहन बात कर रही थी या अगर बिल की लेकर बात करें, निश्चित तौर पे आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए, महिलाओं को अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन क्या हम सिर्फ इस चीज से बाध्यकारी है? पहला सवाल मैं इनसे ये करना चाहूंगी। दूसरी चीज, प्रिजम्पशंस पे बात हो रही है। पहले भी जब ये अधिनियम पारित किया गया था तो उसके बाद था कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद इसको इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, लेकिन महिला होने के नाते मैं एक सीधा सा सवाल करती हूँ, ये तो लागू होगा तब होगा, लेकिन पार्टी को क्या अपने स्तर पे लागू नहीं कर देना चाहिए? चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर हो, वहां पे महिलाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या फिर जरूरी थोड़ी है? ये तो आप एक मैंडेटरी लॉ के प्रोसेस से जा रहे हैं कि यहाँ तो 33% महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बात आ रही है कि आप यदि महिलाओं को अपना पूरा हक देना चाहते हैं तो ये अपनी पार्टी को पहले आप क्यों नहीं समझाते अनुश्री जी? हाँ, और अनुश्री में एक और बात हम कैसे समझाएं? हमने हेमंत जी हमने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट दिया है। हार जीत के विषय की बात नहीं करते लेकिन हमने बढ़ाया। पहली महिला मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से कितनी कांग्रेस पार्टी में आप महिला जवाब दे रही, ज्योति जी जवाब दे रही है, सुन तो लीजिए अनुश्री जी, अनुश्री जी सुन तो लीजिए, आपने जो सवाल उठाया उसी का जवाब दे रही है ज्योति जी। रिवर्ट नहीं कर सकते। ज्योति जी उसी का जवाब दे रही है जो आपने सवाल उठाए। ज्योति जी बोलिए। बिल्कुल, जब से नगर निकायों में, जब से पंचायत चुनावों में, जब से 33% आरक्षण लागू हुआ, आप खुद देखिए महिलाओं की संख्या निकल करके सामने आई और लागू होने की बात ही नहीं कर रही आपसे बहन, मैं सिर्फ इतना बात कर रही हूँ उनका नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ, वो आगे बढ़ी। महिलाओं को पूरी ऐसे में तवज्जो अच्छी बात है कि अगर आपको आप ही एक महिला प्रवक्ता मेरे साथ टीवी की डिबेट पे थी जब वो बोल रही थी कि जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था तो हम महिलाओं को सिर्फ दरी बिस्तर जो बिछाने का काम है वो दिया गया था। आप भी अनुश्री जी जब आप ऐसे उलझुल बातें करें, भटका देने वाली बात क्यों करिए? सीधी बात है, इतना बड़ा कदम है सरकार का। पंचायत के चुनाव हो, आज अगर महिलाओं को वहाँ पे आरक्षण मिला तो आप देखिए कितनी सारी महिलाएं निकल करके आई। आज गाँवों में कितना अच्छा काम कर रही है महिलाएं, सरपंच बन के कितना अच्छा काम कर रही है, आज नगर निगम में पार्षद बन के कितना अच्छा काम कर रही है। पार्षद से जब उनकी, मैं तो खुद अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैं तो पार्षद से जब मैंने अपनी शुरुआत की और निश्चित रूप से महिला आरक्षण की वजह से मुझे पार्षद का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा तो उसके बाद मुझे मेयर का चुनाव लड़ने का अवसर भी मिला। तो ऐसे में एक नेतृत्व क्षमता जो शायद मैं खुद भी अपनी नेतृत्व क्षमता को इतना अच्छे से नहीं पहचान पाती, लेकिन अगर मुझे अवसर मिला तो मेरी नेतृत्व क्षमता निखर के सामने में आई और उस अवसर का लाभ भी और महिलाओं को भी मिला। तो ऐसे में अगर ये आरक्षण बिल लागू, मुझे समझा कि अनुश्री क्यों कहना चाहती है कि बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, पार्टी के जरूरी नहीं है कि 33% पार्टी अपने लेवल पे दे। अरे जब आप मेरे सवाल का जवाब आपको अधिकार मिला है तो निश्चित रूप से जब महिलाएं सांसद विधायक बन करके जब जाएंगी महिलाओं को और 2029 में क्यों अभी भी चुनाव होने जा रहे हैं, महिलाओं का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा रही है आपकी पार्टी? मैं तो सिर्फ इतना से सवाल कर रही हूँ बहन आपसे कि क्या पार्टी स्तर पे चाहे टिकट वितरण को लेकर हो चाहे संगठन के स्तर पर हो, तो संगठन में आपकी पार्टी क्यों नहीं बढ़ा? पहले आपसे शुरुआत कीजिए ना जब आप सवाल कर रहे हैं।
अपना हमारी पार्टी में हर स्तर पे बढ़ाया गया है, चाहे आप टिकट कहाँ बताइए ना, चाहे आप विधानसभा अच्छा भाग्यश्री जी, चाहे आप संगठन क्या शो कर सकते ठीक है। हैं? हमारे संगठन के स्तर पे भी राष्ट्रीय लेवल पे महिला ने लीड किया है, जी। इस चीज को नकार नहीं में ही सकते। लागू हो, बल्कि उसके पहले विधानसभाओं में भी ये लागू हो, ये तो अच्छी अनुश्री जी। बात है। परिसीमन से सीट्स बढ़ रही हैं, महिलाओं की सीट्स बढ़ रही हैं, एससी की सीट्स बढ़ रही हैं, सबको अवसर मिल रहे हैं और सब उस चीज में भागीदारी तय हो रही है कि सब अपने अपने जो है नीतियों को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने नेतृत्व क्षमता को जो है वो उसमें वहां पर दिखा सके। जी अनुश्री जी, अनुश्री जी, ये तो अच्छा कदम है ना कि अगर हमारी विधानसभाओं में, हमारी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, हर जगह पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, तो ये तो अच्छा कदम है। आपको इस स्वागत करना चाहिए, बिना उसके आपको तो सबसे पहले आकर के स्वागत करना चाहिए इसका। लेकिन जहां मैं कमी महसूस कर रही हूं और मुझे लगता है कि मुझे मेरी जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार है कि जहां कमी महसूस कर रहे हैं वहां बोलना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज बोल रही हूं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, निश्चित तौर पर लागू होगा और इसका हम स्वागत कर रहे हैं। हम तो उससे पहले इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने तो किसी चीज का वेट नहीं किया, हमने यूपी में 40% टिकट बांटे, हर स्तर पे हमने जब महिलाओं का सम्मान आदर किया है, तो क्यों ना दूसरी पार्टी अगर बात कर रही है तो आएगा 2019 में, तो आज 3 साल है। आज के स्तर की बात कीजिए ना, अब आज के स्तर की बात कीजिए। आप अगर राजस्थान की बात करें, आप चुनाव नहीं करवा पा रहे, आप किस स्तर की बात कर रहे हैं? अच्छा राजस्थान की बात कर लें, फिर राजस्थान की बात कर लें, ठीक है ना। हार रहे हो, पार्टी चुनाव हार रही है यूपी में आपकी, तो आपने महिलाओं को टिकट दे दिए और फिर शगुफा राजस्थान में कितनी महिला मुख्यमंत्री बना दी आपकी पार्टी ने? हो जाएगा उस सीट पे महिला कांग्रेस पार्टी का 40% महिलाओं को टिकट देना और एक अच्छा सा स्थापना करना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। अनुश्री जी, राजस्थान की बात आप कर रहे थे, कितनी महिला मुख्यमंत्री अब तक बनाई आपकी पार्टी ने, बताइए ना जरा। कांग्रेस की कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? हेमंत जी, मैं राजस्थान स्तर पे बात नहीं कर रही हूँ। अभी तो आप कह रही थी राजस्थान की बात कर लें, अभी आप राजस्थान स्तर की बात नहीं कर रही हैं। लोकसभा स्पीकर की बात लें, मैं लोकसभा स्पीकर गिनाती हूँ, पहली लोकसभा स्पीकर। नहीं, राजस्थान से जाएंगे तो फिर देश में चले जाएंगे। राजस्थान की बात हो रही तो राजस्थान की बात कीजिए ना। अभी राजस्थान की बात आप कैसे लेकर आ सकते हैं? हमने तो बराबर राजस्थान में महिलाएं नहीं है, राजस्थान में भागीदारी की जरूरत नहीं है, राजस्थान की महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, मणिमाला शर्मा जी। मणिमाला जी, आपका भी स्वागत है। मणिमाला जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले भाग्यश्री जी हमारे साथ हैं। भाग्यश्री जी, ये पॉलिटिकल कमेंट तो चलते रहेंगे, लेकिन आप नहीं नकार सकते, ठीक है, लेकिन वाकई कितना बड़ा कदम है ये। आप कैसे देखती हैं इसको कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े हमारी विधानसभाओं में, हमारी पार्लियामेंट में, और मोदी सरकार का ये कदम कि 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला तैयार किया गया और 33% महिला आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए। देखिए, लोकतंत्र की असली खूबसूरती तो वही है जहां पे हर वर्ग का, हर जेंडर का प्रतिनिधित्व हो। और ये जो हमने 50% या ये जो महिलाओं के आरक्षण की बात की, यहाँ पे सिर्फ हम लोग नंबर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है अब तक का सबसे साहसिक और सबसे बेहतरीन कदम है। देखिए, हम महिलाओं को घर से सड़क तक निकाल लाए, हमने उनको स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन दिया है, लेकिन अब जो ये बिल है इसके द्वारा हम महिलाओं को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचा रहे हैं। अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वो लॉ मेकर्स होंगी। अब महिलाएं समस्याओं को उठाने वाली नहीं बल्कि समस्याओं के समाधानकर्ता के तौर पे होंगी। जब एक आम से घर की बेटी घर की दहलीज से निकल के संसद तक पहुंचती है तो वो हजारों लाखों बेटियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है और वो उन बेड़ियों को तोड़ती है कि महिलाओं के लिए कुछ ही क्षेत्र जो है, चुनिंदा क्षेत्र, वही रिजर्व नहीं है। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन कदम है। और सिर्फ ये देश ही नहीं, मैं भारत की बात नहीं करूंगी, ये पूरे विश्व में एक मैसेज क्रिएट करता है कि भारत अब विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बात पे ना जाएं कि पार्टी ने कदम उठाया नहीं उठाया। अरे देर से ही सही वो जो दीवार थी वो टूटी और राजनीतिक सशक्तिकरण की राह में एक दरवाजा तो खुला। तो मुझे लगता है उस और हमें ध्यान देना चाहिए और ये सबसे बेहतरीन कदम है। मैं महिलाओं के तौर पे इसका स्वागत करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा चेंज पूरे देश के महिलाओं को इसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा कदम है जिसका इंतजार था और वो इंतजार जो है वो खत्म हो रहा है महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने को लेकर के। और हमारे साथ चूंकि मणिमाला जी भी हैं। मणिमाला जी, अब तक आखिरकार महिलाओं को इस भागीदारी से दूर किसने रखा और अब मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, तो इस पर राजनीति क्यों है, तरह तरह की बातें क्यों हैं? सब एक सुर में आकर के क्यों नहीं कहते कि ये आज की जरूरत है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले, उनका प्रतिनिधित्व मिले?
देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि अभी तक लॉ मेकर कौन है? पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, उसमें महिलाओं की भागीदारी हमेशा ही पीछे रही जाती है। और कोई भी नहीं चाहता घर का, हमारा जो घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे पति हैं, वो लोग भी इस तरह से नहीं चाहते हैं कि महिलाएं बाहर निकल के और काम करें। पर यह है कि अब थोड़ा सा बदलाव आया है, मॉडर्नाइजेशन की ओर है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो उस सारी दुनिया को देखते हुए जो हमारे यहाँ पर लोगों में नहीं कहना सकती, मैं महिलाओं में जो चेतना जागृत हुई है, वे स्वयं जागृत हुई हैं और इस कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। और कोई लोग अगर उनको मना कर रहे हैं घर पे भी, तो भी उस चीज को वो मना करके और आगे बढ़ने का साहस कर रही हैं। कुछ महिलाएं साहस कर चुकी हैं और उनको देखकर हजारों लाखों महिलाएं साहस कर रही हैं। तो डेफिनेटली अभी तक जो मैं बताऊंगी ये चीजें कि भाई पीछे रखने का श्रेय किसको देते हैं, ये है वो है, कोई नहीं चाहता। राजनीति में अभी भी क्या है, आप देखिए कि आप 30% जो आरक्षण जो लागू हो रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, पर उसमें भी आप देखिए सीटें बढ़ रही हैं, जिससे कि पुरुषों की अब तक की जो सीट है वो कम नहीं रह जाए। नहीं तो फिर दोबारा से वही पुरुषों का जो भारतीय राजनीति में वर्चस्व है, उसके लिए उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके स्वर मुखर हो जाएंगे कि नहीं साहब हम तो नहीं देंगे इनको आरक्षण, क्योंकि ये तो सब आएंगी। और जब जमीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, घर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनके लिए लॉ मेकिंग डिसीजन पावर अगर महिला घर पर कर सकती है तो संसद में तो निश्चित तौर पर कर रहेगी। अभी देखिए निर्मला सीतारमण जी हैं, कर रही है ना, वो इधर हमारी दिया कुमारी जी हैं, बना रही है ना वित्त। तो इन लोगों को ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमें इनको देना ही देना है और इनका ये अधिकार है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं महिलाओं पर, अगर ये दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। भारतीय राजनीति में राजनीति में क्या, मैं तो कह रही हूँ सारे क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व इस वक्त बहुत ही बखूबी रूप से देखा जा रहा है। तो ये तो इनको देना ही है। तो लेकिन आज भी मणिमाला जी 7 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर एक भी महिला सांसद नहीं है, आज की तारीख में भी ये स्थिति है जब आप कह रही हैं। बिल्कुल यही स्थिति है और इसीलिए इसी चीज को तोड़ने के लिए जो ये बिल लाया जाएगा बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जो भारतीय राजनीति में आज भी, पहले आप देखिए जब निकाय चुनाव में और उनमें जब हमको आरक्षण दिया गया था, तब ये था कि पति करेगा या घर वाले करेंगे या वो करेंगे, ठीक है, शुरू में ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आई थी। पर आज देखिए आप, सरपंच है महिलाएं हैं, प्रधान है महिलाएं, खुद अपने डिसीजन ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली ये बिल आएगा और जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो बाहर जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी महिलाओं में राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। और इसके लिए मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ इस बिल की, और बहुत स्वागत योग्य कदम है कि भारतीय राजनीति में पुरुषों के जो वर्चस्व है उसको तोड़ने का जो काम है वो बहुत ही देर आए दुरुस्त आए। ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने कही कि कितने सारे प्रदेश है जहां से एक भी महिला सांसद नहीं है, लेकिन जब महिला को जब 33% आरक्षण मिलेगा तो हर प्रदेश से, हर केंद्र शासित क्षेत्र से, मैं कहूंगी बल्कि हर वर्ग से जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा संसद में अपनी बात कहने का, अपने प्रदेश की बात कहने का, अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहने का। और मैं यूं कहूंगी कि जब महिलाओं का रिजर्वेशन आएगा तो वो न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कर पाएंगी बल्कि अपने प्रदेश की भी समस्याएं अगर महिलाओं से जुड़ी हुई हैं तो उसको और ज्यादा मुखर होकर के कह पाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, आज बहुत आसानी से कई बार संसद में कई बार ऐसी बातें कह दी जाती है जो महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कई बार कोई सांसद है टिप्पणी कर देते हैं, पुरुष सांसद है टिप्पणी कर देते हैं, महिला उतना विरोध नहीं। लेकिन अगर महिलाओं की संख्या वहां पे जब अच्छी होगी तो इस तरह की जो एक पुरुषों का कई बार एक माइंड सेट होता है कि वो कुछ भी इस तरह की बात बोल देते हैं, कई बार सुनने में आती है, तो वो इस तरह की बातें जो है वो भी वहां बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब महिलाओं के ऊपर कोई बात आएगी तो सारी महिलाएं, मेरे को लगता है पार्टी से ऊपर की बात है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये इसमें ये बात कहां आ रही है कि कोई एक पार्टी की आएगी, कोई दूसरी पार्टी की आएगी, तीसरी पार्टी आएगी, किसी भी पार्टी की महिला आ सकती है। ये तो सोच होनी चाहिए ना, ये तो सोच होनी चाहिए कि महिलाएं किसी भी पार्टी की आ सकती है, लेकिन उत्थान होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां भी तो सेकनी है।
नहीं, मैं बिल्कुल, आप ये इसमें राजनीति करने वाली कोई बात ही नहीं नजर आती है। ये तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी का जो ये साहसिक जो कदम है, ये जो नारी शक्ति वंदन बिल है, और उससे भी बड़ी बात केवल बिल लाना ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो दिखाई जा रही है, वो मुझे लगता है जब बिल आया तब ये सवाल उठा है कि ये तो 34 में जाके इम्प्लीमेंट होगा, ये तो दिखावा है, तब भी ये सवाल उठाए। और अब कह रहे हैं कि 2029 के अंदर हम इसको लेकर के आएंगे, तब भी सवाल है। अनुश्री जी आपके। हेमंत जी, मैं सीधी सी बात, मैं मेरे पुराने उस हिस्से पे नहीं जाऊंगी क्योंकि वो सवाल मैं कर चुकी हूँ। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप मेरे सवाल नहीं समझ पा रहे हो या मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन पूरी अगर मैं बात कहूँ तो कहीं ना कहीं मैंने इस चीज का विरोध नहीं किया है। महिला जो अधिनियम है और महिलाओं को अपना हक है वो मिलना चाहिए, और महिलाओं को हक सिर्फ क्योंकि महिला आज का हम अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो हम पुरुष प्रधान समाज में जीते हैं और जहां से महिलाओं ने अपनी एक अलग भूमिका निभाई है। तो इतना सा ही मैं कहना चाहती थी, बार बार जिस चीज को कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाए कि महिलाएं जो है वो अपना खुद का स्टैंड ले सकती है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आज अगर हम राजनीति की बात नहीं करें, हम और भी अगर फील्ड की बात करें, हर फील्ड में, इवन एकेडमिक्स में या फिर जितने भी बहुत सारा खुद महिलाएं स्टैंड ले सकती है, और इसीलिए सरकार का भी तो दायित्व होता है, वो सरकार पूरा कर रही है। अभी राजस्थान में देखिए, निश्चित तौर पे मंच दे जहां तक वो अपना स्टैंड रख सके। तो ये एक अच्छी पहल है कि महिलाओं का जो अपना स्टैंड है, जो उनकी नेतृत्व क्षमता है, हम ये कहा कह रहे हैं कि महिला में नेतृत्व क्षमता नहीं है, नेतृत्व क्षमता है, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नेतृत्व क्षमता पहचानने वाला नेतृत्व भी तो चाहिए। कर क्यों रहे इस चीज को? अनुश्री आप जी जस्टिफाई ना करें इस चीज को। मैं तो सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि अगर किसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो महिलाओं को सह सम्मान आप उससे पहले भी दीजिए। ये नहीं है बिल आने के बाद तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तो उससे पहले अभी राजस्थान की सरकार की मैं बात करूं, अभी मैं राजस्थान पे क्यों जा रहे हैं बार बार? हेमंत जी, मैं भारत की बात कर रही हूँ, भारत की भी, राजस्थान तो भारत में है। अनुश्री जी, आप डरती क्यों है राजस्थान से? इतना डरती क्यों है? मैं क्यों डर रही हूँ? अभी राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम और प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। यह भी महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने वाला कदम था। चाहे आर्थिक सशक्त लाडो प्रोत्साहन योजना है, चाहे स्वास्थ्य पोषण योजना है, स्वयं सहायता समूह को डेवलप करके महिलाओं को सशक्त करने की भजनलाल सरकार की जो योजनाएं हैं जी, ये सब योजनाएं इसीलिए तो है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। उस सोच को जो है वो एक जो है प्लेटफॉर्म मिले। जो आप जिस सोच की बात करें कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, महिलाएं अपना फैसला ले सकती हैं, महिलाओं को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी जो सरकार की बनती है, क्यों इसलिए अगर डिबेट में भी देखें तो हेमंत जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं मेरे को, और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हम पुरुष प्रधान समाज से जीते हुए आ रहे हैं। महिलाओं ने अगर आज तक अपनी स्टैंड खुद बनाई है तो वो आगे भी बना सकती है। और अगर आप इन योजनाओं की बात कर रहे हैं तो योजनाओं में भी अगर आप राजनीति के स्तर की बात ले, सरपंच पति, विधायक पति, हर पार्षद पति, कहाँ हम सुनते आ रहे हैं। आज महिला अगर खुद के स्टैंड पे स्वावलंबी होती है, हमें अवसर मिलेगा तो हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। हमें अवसर मिलेगा तो हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमें अवसर मिलेगा तो अच्छा, मैं ये सवाल में जो है, मैं मणिमाला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मणिमाला जी तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मणिमाला जी आप समझ पाई हैं कि अनुश्री जी कहना क्या चाहती हैं कि ये बिल नहीं हो तब भी महिलाएं स्टैंड ले सकती, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं हेमंत जी, आप समझ थोड़ा सा अनुश्री जी की बात का मैं थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करती हूँ। जो मैंने समझा है अभी तक वो बोल रही हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि बिल लाने से पहले भी ये इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई गई सभी दलों के द्वारा। ना केवल कांग्रेस की बात है, ये बीजेपी या अन्य दलों में भी है कि बिना बिल के क्या आप महिलाओं को, अपनी महिलाओं को क्या आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? उनको टिकट देना चाहिए। बिल लाएंगे, अगर बिल आएगा तो ये तो मैंडेटरी हो गया ना कि आपको 33% अपनी पार्टी में उन लोगों को आपको मौका देना ही पड़ेगा। पर अगर बिल नहीं होगा तो क्या आप अपने जो साथ की महिलाएं हैं तो जो अब तक राजनीति दे में देते अच्छा ना, कर किसने रही रोका? फिर है, बिल नहीं होता तो यही बात मणिमाला बिल जी नहीं सवाल होता तो मेरा कि आपको अभी भी देना चाहिए था। 75 साल की आजादी के अंदर फिर ये क्यों नहीं बदलाव करके अनुश्री जी ने अपनी पार्टी में खड़ी होकर के बात कहते हैं? पार्टी में देना चाहिए उनको। कांग्रेस ने नहीं किया, करना चाहिए। क्या कह रही है अनुश्री जी, बोलिए। मणिमाला जी कह रही कांग्रेस ने नहीं किया था, करना चाहिए। आपको भी अपने पार्टी के फॉर्म पर आवाज उठानी चाहिए थी।
हाँ जरूर, हर महिला को उठानी चाहिए। पार्टी की स्तर की बात करें, हर महिला को उठानी चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम है, उनको आगे लाया जाए। भाग्यश्री जी को क्यों जोड़ना नहीं चाह रही लाया हैं, जाएगा? कुछ कहना चाह रही हैं भाग्यश्री जी? आप तो लगातार महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। जी जी, देखिए मैं मानती हूं कि बहुत सारे सवाल हैं महिलाओं के, जो हमारी नेता प्रतिपक्ष जो भी प्रवक्ता हैं, मेरा ये कहना बनता है कि जो चीज महिलाओं का जो राजनीति में जो क्षेत्र है उसमें भागीदारी है वो हमेशा से कम रही है, क्योंकि जैसा कि मणिमाला जी ने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसने महिलाओं के लिए कुछ क्षेत्रों को हमेशा से रिजर्व रखा है। मैं ये मानती हूं कि देर आए दुरुस्त आए, वो दीवार टूटी तो सही, अब हमें उसमें प्रश्न क्यों लगाने हैं, हमें उसमें कमियां क्यों ढूंढनी है, पार्टी ने पहले क्यों नहीं किया, पार्टी को पहले ये कर लेना चाहिए था। ये तो सभी पार्टियों से है ये सवाल। अगर आज ये कांग्रेस लेके आती तो बीजेपी ये सवाल कर सकती थी। मुझे लगता है इस देश की सभी महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन कदम है, हमें इसका बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। और बेशक ये 2029 से सही, अभी तक ये बात ठंडे बस्ते में पड़ी थी, शायद महिलाओं के लिए बहुत जुझारूपन था राजनीति में जाना। अरे कुछ मार्ग प्रशस्त तो हुआ, तो मुझे लगता है कि उस और हमें ध्यान देना चाहिए और इसमें क्या कमियां हैं उस तरफ हमें कुछ तो कदम हम चले हैं जो इतने दिन से रुके हुए थे इस पर। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगी, कुछ कदम क्यों, अब तो हम मंजिल पर पहुंच रहे हैं। 29 पे 33% आरक्षण अगर मिल रहा है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, तो निश्चित रूप से हम अब तो बहुत ऐसे मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर मैं तो यूं कहूंगी पिछले 25 सालों से राजनीति में हूं, तब कई बार हम ये सपना देखते थे कि हाँ महिलाओं को, कई बार हम सुनते थे कि हाँ महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, हाँ ये सब कुछ होगा, एक दिन 33% महिलाएं जो है वो सदन में होंगी, सांसद बन करके अपना प्रतिनिधित्व कर रही होंगी, अपनी आवाज को उठा रहे होंगे। हम तो कब से ये सबसे, लेकिन आज ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम प्रशंसा करना चाहते हैं, हम वेलकम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त रूप से उनको वो प्लेटफॉर्म जो मिला है उसका वो भरपूर उपयोग कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। ये एक दूरगामी कदम है और महिलाओं को सशक्त करने वाला कदम है। पूरे देश के महिलाएं इसे लेकर के मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं, आभार प्रकट कर रही हैं और खुशियां भी मना रही हैं। उम्मीद है कि ये 33% आरक्षण उस वक्त और सार्थक हो जाएगा जब महिलाएं चुन करके इतनी बड़ी तादाद में हमारी विधायिकाओं में शिरकत करेंगी।